नमस्कार। एविडेंस लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सेक्शन नंबर 11 की। सेक्शन नंबर 11 इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में हमेशा एलईबी के कॉन्सेप्ट्स के रूप में जाना जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि एलईबी का कॉन्सेप्ट किस सेक्शन में है, तो वो सेक्शन 11 में है। लेकिन सेक्शन 11 में सिर्फ एलईबी का कॉन्सेप्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि सेक्शन 11 एक अलग स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड सेक्शन के रूप में आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि कोई भी बात जो कहीं रिलेवेंट नहीं होगी, सेक्शन 7 में रिलेवेंट नहीं हुई, 8 में रिलेवेंट नहीं हुई, 9 में रिलेवेंट नहीं हुई, 10 में रिलेवेंट नहीं हुई, यहां तक कि आप इसे ऐसे समझिए कि सेक्शन 5 से लेकर के 55 में कहीं रिलेवेंट नहीं हुई, अगर वो बात फैक्ट इन इशू को लेकर या रिलेवेंट फैक्ट को हाईली प्रोबेबल बना दे या हाईली इम्प्रोबेबल बना दे, उसकी कंसिस्टेंसी को लेकर, तो ये सारा वो फैक्ट जो कहीं और रिलेवेंट नहीं होगा वो सेक्शन 11 में रिलेवेंट हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेक्शन मानी जाती है। देखते हैं सेक्शन 11 इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 11 का बेयर कहता है कि फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट आर रिलेवेंट। वो फैक्ट जो कहीं और, जो किसी और तरीके से रिलेवेंट नहीं है, वो रिलेवेंट हो जाएंगे। कब? नंबर 1, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। अगर वो फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के साथ इनकंसिस्टेंट है, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। नंबर 2, if by themselves or in connection with other facts they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable। अब यहां अगर सेक्शन 11 की एनालिसिस को आप देखिए तो सेक्शन 11 दो पार्ट में डिवाइड करता है। सेक्शन 11 का पार्ट नंबर 1 एलईबी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा है। सेक्शन 11 का पार्ट 1 की अगर बात करें तो ये एलईबी के कॉन्सेप्ट को ही डिस्कस कर रहा है। एलईबी किसे कहते हैं? देखिए, जब कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है तो ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेवारी बनती है कि वो सेक्शन 9 में इस चीज का एविडेंस दें कि जिस व्यक्ति के ऊपर ऑफेंस कमिट करने का चार्ज लगा हुआ है वो व्यक्ति उस टाइम प्लेस पर, उस क्राइम सीन पर अवेलेबल था या इतने नियर बाई अवेलेबल था कि उसके ऊपर ये चार्ज लगाया जा सके कि उसने ये ऑफेंस कमिट किया। अगर प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस के जरिए इस बात को एस्टैब्लिश कर लेती है तो सेक्शन 9 की शर्त पूरी हो जाती है। अब यहां पर इतना हो जाने के बाद अब एलईबी के कॉन्सेप्ट की बात आती है। एलईबी का कॉन्सेप्ट, एलईबी का डिफेंस एक्यूज को अवेलेबल होगा, उसे यह बात दिखानी होगी कि जिस समय यह घटना घटित की गई, जिस समय वो ऑफेंस हुआ जिसका उसके ऊपर चार्ज लग रहा है, वो उस समय कहीं और था। और वो कहीं और था का मतलब वो उसकी डिस्टेंस इतनी ज्यादा होनी चाहिए जहां पर वो बता रहा है और जहां क्राइम सीन है कि वो हाईली इम्प्रोबेबल हो जाए या बिल्कुल कह लीजिए कि इम्पॉसिबल हो जाए उस जगह से क्राइम सीन तक पहुंच पाना। वो कहीं और था। इस तर्क को हम एलईबी कहते हैं। और यहां एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रोसिक्यूशन ने टाइम और प्लेस के अपने एविडेंस को सजा दिया, उन्होंने उस और अपनी ओर से प्राइमा फेसाई चीजों को दिखा रहे हैं, वो फिर एलईबी का जो एविडेंस देना होगा डिफेंस के साइड से, एक्यूज के साइड से, उसे बहुत ज्यादा आप ये कह लीजिए स्ट्रिक्टली प्रूफ करना पड़ेगा। उसे स्ट्रिक्टली प्रूफ करना पड़ेगा एक्यूज को। सेक्शन 11 में एक इलस्ट्रेशन का इस्तेमाल है, एक इलस्ट्रेशन दी गई है जो इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर कर देती है। इलस्ट्रेशन 1 कहता है कि क्वेश्चन अराइजेस वेदर ए कमिटेड ए क्राइम एट कोलकाता ऑन ए सर्टेन डे। क्या एक निश्चित समय पर, निश्चित दिन पर ए ने कोलकाता में ऑफेंस कमिट किया है। द फैक्ट दैट ऑन दैट डे ए वाज इन लाहौर। यह फैक्ट निकल के आता है कि ए उस दिन लाहौर में था। अब लाहौर और कोलकाता के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरियां हैं, वो ये स्पष्ट करने के लिए काफी है
कि इम्पॉसिबल है कि उस टाइम प्लेस पर वो व्यक्ति जो लाहौर में है वो कोलकाता पहुंचे, कोलकाता में वो ऑफेंस कमिट करे। द फैक्ट दैट ए वॉज इन लाहौर इज टोटली इनकंसिस्टेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ ए इन कोलकाता इज टोटली इम्प्रोबेबल, देन इट इज ए रिलेवेंट फैक्ट। तो पहला जो चीज निकल के आती है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि फैक्ट इन इश्यू या रिलेवेंट फैक्ट से इनकंसिस्टेंट है तो वो रिलेवेंट हो जाएगा सेक्शन 11 में। अब यहां पर कुछ केस लॉज आती हैं। पहली केस आती है हरिचंद वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली की। देखिए सेक्शन 11 क्लॉज 1 में जो भी केसेस आएंगी वो एलईडी से रिलेटेड है। अब हरिचंद वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली की पहली केस आती है। हरिचंद वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। यहां पर क्या हुआ, एक्यूज के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने एक ऑफेंस कमिट किया। एक्यूज ने एलईबी का तर्क दिया, एलईबी का प्ली लिया कि जिस समय यह ऑफेंस की बात की जा रही है उस समय वो अपने ऑफिस में थे, और उन्होंने कुछ चालान जो उनके द्वारा काटे गए थे उनको उन्होंने पेश किया। लेकिन उन चालान पे कोई डेट नहीं थी, उन चालान पे कोई मोहर नहीं थी। कोर्ट ने एलईबी के कॉन्सेप्ट को, एलईबी के प्ली को मानने से डिनाई कर दिया। क्यों डिनाई किया कोर्ट ने? यहां जो चालान प्रोड्यूस किए गए उस पर डेट और टाइम चढ़े ही नहीं थे। तो जब डेट और टाइम चढ़े ही नहीं थे तो आप उसे बिल्कुल आप इम्प्रोबेबल तो नहीं बना सके कि आप उस क्राइम सीन तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। इस कारण से हरिचंद वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली के केस में एलईबी के प्ली को नकार दिया कोर्ट ने। दूसरा केस जहां पर इसे नकारा गया वो है राजेश कुमार वर्सेस धर्मवीर का। राजेश कुमार वर्सेस धर्मवीर के केस में एक एडवोकेट सामने आते हैं और वो कहते हैं कि जिस समय क्राइम सीन की बात की जा रही है, ऑफेंस कमिट करने की बात की जा रही है, एक्यूज मेरे चैम्बर में बैठा था। लेकिन इस बात को भी वो एविडेंस से सपोर्ट नहीं करा सके, प्रूफ नहीं कर सके। तो यहां भी एलईबी के कॉन्सेप्ट को, एलईबी के प्ली को डिनाई कर दिया गया, नहीं सस्टेन हो पाई। तीसरी केस आती है मिथिलेश पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की। इस केस में भी ये हुआ, सेम तरीके से ऑफेंस का चार्ज लगा तो एक्यूज ने कहा कि मैं उस समय हॉस्पिटलाइज था। कोर्ट ने कहा अगर आप हॉस्पिटलाइज थे तो हॉस्पिटल के बिल और सारी चीजें प्रोड्यूस कर दीजिए, एविडेंस प्रोड्यूस कर दीजिए, जिसे वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए। तो एलईबी का प्ली वहां भी डिनाई कर दिया गया। देखिए जब आप यहां पर एक बात स्पष्ट कर दें कि जब भी एक्यूज अपने डिफेंस की ओर से, अपने डिफेंस में, चाहे वो सेक्शन 84 इंडियन पेनल कोड का, 85, 86, 96 से 106 में आप प्राइवेट डिफेंस का, या यहां पर सेक्शन 11 में एलईबी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना चाहते हैं तो उन्हें स्ट्रिक्टली प्रूफ करना पड़ेगा। यहां पर स्पष्टता उन्हें स्ट्रिक्टली प्रूफ करना पड़ेगा कि हां वो उस क्राइम सीन पे बिल्कुल किसी भी तरीके से, कोई चांस नहीं बनता है कि वो वहां पर उपस्थित हो सकें। अब आते हैं सेक्शन नंबर 11 के पार्ट नंबर 2 पर। सेक्शन 11 का पार्ट 2 जो कह रहा है वहां पर काफी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। सेक्शन 11 पार्ट 2 को लेकर के ये मतलब एक ऑब्जेक्शन भी लगाया जाता है कि अगर सेक्शन 11 पार्ट 2 को बनाना ही था तो सेक्शन 7 को, 9 को और 32 को क्यों बनाया गया, या दूसरे शब्दों में सेक्शन 7, 9, 32 और सेक्शन 11 क्लॉज 2 में क्या डिफरेंस है। यह बात भी इंटरव्यू बोर्ड अक्सर पूछता है। देखते हैं सेक्शन 11 पार्ट 2। सेक्शन 11 का पार्ट 2 कहता है कि द फैक्ट्स विच आर नॉट अदरवाइज रिलेवेंट becomes relevant if they by themselves or in connection with other facts makes the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable। अब सेक्शन 11 का पार्ट 2 कह रहा है कि वो सारे फैक्ट्स जो अदरवाइज रिलेवेंट नहीं है वो रिलेवेंट हो जाएंगे अगर वो खुद से या दूसरे फैक्टों के साथ मिल करके, जो फैक्ट इन इशू है, ऑफेंस हुआ है या नहीं, जो उसके रिलेवेंट फैक्ट हैं, अगर इसके एग्जिस्टेंस को या नॉन एग्जिस्टेंस को हाईली प्रोबेबल या हाईली इम्प्रोबेबल
बना देंगे तो वो सारे फैक्ट जो अदरवाइज रिलेवेंट नहीं है वो सेक्शन 11 पार्ट सेकंड के अंदर सबसेक्शन 2 के अंदर रिलेवेंट हो जाएंगे। अब यहां अगर हम समझें कि आखिर स्टीफन ने, सर जेम्स स्टीफन ने इस पैसेज को क्यों ले आए, तो यहां लिखा कि द एंटायर पैसेज बाय सर जेम्स स्टीफन इंडिकेट्स दैट इंडियन कोर्ट शुड लुक इनटू एवरी फैक्ट हाउएवर रिमोटली कनेक्टेड विद द मैटर इन कंट्रोवर्सी, choose out of them those facts which make the existence of the fact in issue highly probable or highly improbable in totality and may conclude after considering all such fact। सर जेम्स स्टीफन ने अपने एनालिसिस में यह बात रखी कि जब भी किसी मुकदमे का ट्रायल चल रहा हो तो न्यायालय से यह उम्मीद की जाती है, यह अपेक्षा की जाती है कि उस मामले से संबंधित सारे फैक्ट, हो सकता है प्राइमा फेसाई हमें आपको देखने से लगे कि ये फैक्ट रिमोटली कहीं ज्वाइंट हो रहा है, लेकिन न्यायालय से उम्मीद होती है कि वो उन सारे, चाहे वो कितने भी रिमोट के फैक्ट क्यों ना दिखाई दे रहे हो, उन सारे फैक्ट्स को देखने के बाद, उन सारे फैक्ट्स की एनालिसिस करने के बाद ही वो कंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो फैक्ट आपको रिमोटली कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो वो सेक्शन 11 क्लॉज 2 के अंदर फैक्ट इन इशू को या रिलेवेंट फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को हाईली प्रोबेबल बनाने वाले हो या हाईली इम्प्रोबेबल बनाने वाले हो। तो इसलिए आप जब भी कोर्ट ये चीजों को देखती है तो उसे टोटलिटी में सारे फैक्ट्स को देखना होगा। अब यहां पर एक ऑब्जेक्शन उठता है सेक्शन 11 क्लॉज नंबर 2 पर। यह क्या ऑब्जेक्शन है? ऑब्जेक्शन उठता है कि ऑब्जेक्शन हैज बीन रेज्ड रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेक्शन 11 क्लॉज 2 एंड इट स्टेट्स दैट इफ सेक्शन 11 includes all such facts, then what were the necessity of section 7, 9 and 32? 7, 9 और 32 बनाने की क्या जरूरत थी अगर सेक्शन 11 क्लॉज 2 में वो सारे फैक्ट्स को जो अदरवाइज रिलेवेंट नहीं थे उनको रिलेवेंट बनाना था। तो अब यहां पर दोनों को अंतर को समझिए। सेक्शन 7 में, 9 में और 32 में जिन बातों को रिलेवेंसी प्रोवाइड की गई है, ओकेजन को, कॉज को, इफेक्ट को, सेक्शन 9 में आप देख लीजिए उसकी आइडेंटिटी को, किसी भी चीज की आइडेंटिटी को अगर देख लीजिए, उसके टाइम प्लेस को देख लीजिए, रिलेशनशिप ऑफ पार्टीज को देख लीजिए। सेक्शन 32 में जो रिलेवेंसी प्रोवाइड की गई है वो डाइंग डिक्लेरेशन और मरने वाले व्यक्ति के द्वारा की गई बातों के संबंध में है, 32 क्लॉज 1 से लेके 8 में। उन सारे सेक्शंस में जो शर्तें दी गई हैं अगर वो पूरी हो जाती हैं तो वो फैक्ट ऑटोमेटिक रिलेवेंट हो जाएंगे, वो फैक्ट हाईली अपने आप रिलेवेंट हो जाएंगे। लेकिन सेक्शन 11 में बात समझिए, सेक्शन 11 क्लॉज 2 को समझिए। यहां किसी भी फैक्ट को रिलेवेंट होने के लिए 2 शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। कौन कौन सी? एक तो पहली शर्त वो खुद निकल के आ रहे हैं कि सेक्शन 11 क्लॉज 2 में वो अदरवाइज रिलेवेंट नहीं है, वो रिलेवेंसी तब उनकी होगी कब? जबकि वो फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को हाईली प्रोबेबल और हाईली इम्प्रोबेबल बनाएंगे। ये हाईली प्रोबेबिलिटी और हाईली इम्प्रोबेबिलिटी की कोई भी शर्त ना सेक्शन 7 पे लागू होती है, ना सेक्शन 9 पे लागू होती है, ना ही सेक्शन 32 पे अप्लाई करती है। तो ये डिफरेंस है सेक्शन 7, सेक्शन 9, सेक्शन 32 और सेक्शन 11 क्लॉज नंबर 2 को लेकर। अब देखिए, इसको एक एग्जांपल के जरिए आपको क्लियर कर देता हूं। ए जिसे विटनेस के रूप में नहीं बुलाया गया है, ए जिसे विटनेस के रूप में कोर्ट में नहीं बुलाया गया है, वो डिक्लेयर करता है कि उसने देखा है कि बी ने ऑफेंस को कमिट किया है। अब समझिए, अब ये यहां पर जो उसका स्टेटमेंट है, जो उसका सिर्फ स्टेटमेंट है, वो अपने आप रिलेवेंट नहीं होगा। सेक्शन 11 क्लॉज 2 का कहना है कि अगर ये स्टेटमेंट कुछ फैक्ट्स पे आधारित है, क्या आधारित हो सकते हैं कि हाँ उसने वीपन के साथ बी को जाते हुए देखा है,
उसने क्राइम सीन के आसपास ब्लड देखा है, उसने बॉडी को बी को छिपाते हुए देखा है। तो ये जो दूसरे फैक्ट्स अब आ रहे हैं, ये फैक्ट क्या करेंगे? फैक्ट इन इशू क्या होगा कि बी ने ऑफेंस कमिट किया है या नहीं किया है। इसकी एग्जिस्टेंस को, मतलब बी ने ऑफेंस कमिट किया है, इस संभावना को हाईली प्रोबेबल बना रहे हैं, या उल्टा भी हो सकता है हाईली इम्प्रोबेबल बना रहे हैं। तो वो सारे फैक्ट सेक्शन 11 क्लॉज नंबर 2 में रिलेवेंट हो जाएंगे। इतनी बातें रही सेक्शन 11 को लेकर के। सेक्शन 11 का पहला जो पार्ट आएगा, जो क्लॉज 1 आएगा, वो एलईडी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेगा, और सेक्शन 11 का क्लॉज नंबर 2 जो आएगा वो इस बात को डिस्कस करेगा कि वो सारे इनकंसिस्टेंट फैक्ट, अगर किसी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को हाईली प्रोबेबल और हाईली इम्प्रोबेबल बना रहे हो, तो वो रिलेवेंट हो जाएंगे। एविडेंस लेक्चर सीरीज में अगले लेक्चर में आपके सामने सेक्शन नंबर 12 को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।